चलिए तो चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के कोल्ड वॉर की। जी हां, देखिए दिसंबर बीतता जा रहा है, हर ओर कोई सर्दी का इंतजार कर रहा था, लेकिन लोगों का ये इंतजार अब खत्म हो गया है और मौसम का मिजाज अब सर्द हो चुका है। जहां सर्दी का टॉप गियर लग चुका है, देश के अलग अलग हिस्सों में सर्द हवाओं का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के ज्यादातर इलाकों में ठिठुरन बढ़ाने वाली सर्दी अब महसूस होने लगी है। दिल्ली हो या एनसीआर, राजस्थान हो या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, दिसंबर के महीने में जिस सर्दी का इंतजार हो रहा था, उस कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था, इंतजार था तो मौसम के इस सर्द मिजाज का जो अब देखने को मिल रहा है। दिसंबर बढ़ता जा रहा है, नया साल करीब आता जा रहा है और ठंड में पारा दिनों दिन गिरता जा रहा है। ये तस्वीरें इसी ठंड की तस्दीक कर रही हैं। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त ठंड की गिरफ्त में आ चुका है। घने कोहरे के साथ ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब को भी अपने आगोश में ले लिया है। ये जो इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये इलाका में हम लोग कोल्ड वेव जो है नेक्स्ट 3 to 4 डेज दिए हैं। और पर्टिकुलरली तो पंजाब हरियाणा का पार्ट जो है वो पंजाब के लिए रेड वार्निंग दिए है क्योंकि ज्यादा ठंड है, ठीक है। और जो हरियाणा पार्ट है वहाँ ऑरेंज वार्निंग। कोहरा का जो चादर है, जो फॉग जो है वो पूरा ज्यादा फॉर्म हुआ है। मतलब हम देखेंगे तो जैसे अमृतसर है, पंजाब का था ऑलमोस्ट ऑल सिटी एयरपोर्ट जीरो विजिबिलिटी गया था आज। 50 मीटर जीरो, जो बोलते हैं ना घना कोहरा है, मतलब वेरी डेंस फॉग पंजाब, उसके लिए भी हम लोग रेड वार्निंग दिए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। सुबह जब लोगों की आंख खुली तो दिल्ली का नजारा कुछ ऐसा था। घने कोहरे की चादर में सड़कें गायब थीं और हर तरफ सफेद धुंध मौजूद थी। आईटीओ से लेकर इंडिया गेट तक की तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। राजधानी में पारा लुढ़ककर 5 डिग्री तक पहुंच गया। हम आपको अगर यहाँ के मौसम को दिखाएं तो आप समझ जाएंगे कि दिसंबर में जिस तरीके की सर्दी का इंतजार लोगों को रहता है वो अब पड़नी शुरू हुई है। कोहरा आप देखिए कितना जबरदस्त पड़ रहा है कि सामने अक्षरधाम मंदिर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर्दी और कोहरे का डबल अटैक अकेले दिल्ली पर नहीं है। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भी विकट सर्दी पड़ रही है। यहाँ पारा 2 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ये वही रेगिस्तान है जहाँ गर्मी में पारा 50 डिग्री के पार चला जाता है। अब यहाँ श्रीनगर मनाली की तरह जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। राजस्थान के चूरू और सीकर की हालत भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ गिरता पारा 3 डिग्री तक पहुँच गया। सुबह ही नहीं बल्कि दिन में भी लोग ठिठुरन भरी ठंड से दो चार हो रहे हैं। लोग सर्दी भगाने के लिए आग के आगे बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। आज कपकपा रहे और वैसे भी सर्दी अब किसानों के लिए बढ़िया रहेगी क्योंकि अब फसल तैयार हो रही है, तो सर्दी होनी जरूरी है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है उसके चलते दिल्ली में सर्दी भी और बढ़ सकती है। पारा 2 डिग्री तक भी गिर सकता है। सोचिए जब अभी ये हाल है तो 2 डिग्री वाली ठंड क्या करेगी। अगले 4 दिन होंगे, उसमें जो सीवियर फॉग, जो सीवियर डेंस फॉग भी रह सकती है और इसी के साथ ही जैसे अपने कोल्ड वेव कंडीशन भी परवेल करेंगी, जो टेम्परेचर है वो भी ड्रॉप होंगे। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी आपकी सेहत पर भी इसका असर पड़ सकता है। अक्सर ठंड बढ़ने के साथ ही सेहत से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ने लगती हैं, वजन बढ़ने लगता है। ऐसे में सर्दी बढ़ने के साथ अपनी फिटनेस का ख्याल रखना भी जरूरी हो जाता है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और फिटनेस का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। आपको ये अदरक वाली चाय जरूर पीनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? दीप्ति शर्मा हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं। दीप्ति, सबसे पहले तो ये बताइए हम खुद को मोटिवेट कैसे करें कि हमें सुबह सुबह वर्कआउट करना है, जिम जाना है, क्योंकि सर्दियों में खुद को फिट रखना भी जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि सर्दियों वाली चीजें कहा जाता है कि अगर आप खाएंगे तो आपको पूरा साल वो आपकी बॉडी को फिट रखती है, तो हम खाना भी नहीं छोड़ सकते हैं। नमस्कार। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है इन विंटर्स
कि आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। हेल्दी डाइट जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में है, कंज्यूम दैट, क्योंकि हेल्दी डाइट इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर फिटनेस। इन द मार्केट आजकल सर्दियों में गाजर है, रूट वेजिटेबल्स है, वो सारे कंज्यूम करें। दे हैव बेनिफिट्स, दैट्स व्हाई वो विंटर्स में आते हैं, बिकॉज दे हैव सर्टेन बेनिफिट्स जो अपने बॉडी को वार्म रखे। सो डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू स्टे फिट इन एनी सीजन, बट मोस्टली इन विंटर्स। बॉडी थोड़ी सी लथार्जिक हो जाती है, ठंड के वजह से मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लगता है कि हमको एक्टिव रहना चाहिए, भले ही हम बाहर ना जाए, जहाँ पे हमारे कंट्री में वेरियस पार्ट्स में जहाँ पे बर्फ पड़ रही है, इट्स डिफिकल्ट कि हम बाहर निकले और बाहर वॉक करें या जॉग करें। घर में ही अपने, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग आपको सुन रहे हैं अभी, खास करके हमारे चाय पर चर्चा के जो दर्शक हैं अभी आपको सुन रहे हैं, जरा कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली अगर आप मुझे सुन रही हैं, स्पेसिफिकली हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए दीप्ति कि अभी सर्दियों में वो कौन सी 3 चीजें या 3 एक्सरसाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि वो 3 या 4 कौन सी एक्सरसाइज है जो उन्हें डेली करनी चाहिए, और फूड हैबिट्स उनके क्या होने चाहिए, उन्हें अपने खाने पीने में क्या रखना चाहिए डाइट में, सो दैट कि मोटापा ना बढ़े सर्दियों में, जो कि अमूमन हम देखते हैं एक परेशानी रहती है। सो यस, आई थिंक जैसे मैंने कहा, आप एक्टिव रहे घर पे। मेक श्योर दैट एटलीस्ट आप अपने 10,000 स्टेप्स अपने घर ही में, अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर ही में आप कवर कर सकते हो। खाने में आप लोकल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स वो खाए। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप एग्स, फिश, चिकन कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मिल्क एंड डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आप खा सकते हो, पनीर खा सकते हो। अगर आप वीगन हो तो यू माइट हैव टू टेक B12 के सप्लीमेंट्स। ऑल्सो बहुत ज़रूरी है कि विंटर्स में धूप ना होने के कारण विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, सो यू कैन टेक विटामिन डी सप्लीमेंट्स। ये तो हुई एक्सरसाइज और खाने की बात, लेकिन बड़े बुजुर्ग ये भी कहा करते थे कि सर्दियों में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो हवा में कम हो जाती है, उसके लिए आपकी लंग्स को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो आजकल जैसे आप जानती हैं AQI इतना बड़ा हुआ है, जगह जगह पोल्यूशन है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और उसके लिए सूखा कूड़ा जलाते हैं। तो ऐसे में अपनी लंग्स को जो है उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए? So I think the best exercise for your lungs is to do the breathing exercises. जो हम सदियों से हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं। रोज सुबह आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। दे आर अवेलेबल ऑन YouTube चैनल्स। अपने बच्चों को भी सिखाइए, एंड वो बहुत बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जो कोई भी कर सकता है, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, फिर आपको शुक्रिया हमें करना होगा। एक आखिरी सवाल, वो लगातार विजुअल्स में भी चल रहा है, घी। सर्दियों में घी का इस्तेमाल बहुत होता है, क्यों नवजोत? घी के लड्डू, वो कई तरह के पंजीरी लड्डू और बहुत सारी चीजें बनती हैं घी से। कहते हैं कि कंज्यूम ज्यादा करना चाहिए घी, लेकिन डर भी साथ होता है कि भैया ज्यादा घी खा लिया तो मोटापा भी उतना बढ़ जाएगा। आप अगर ये मिथ है तो बताइए कि घी खाना चाहिए ज्यादा या नहीं? मैम, कोई भी चीज आप मॉडरेशन में खाइए। घी बहुत जरूरी है अपने बॉडी में, फॉर द बोन्स फंक्शनिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप घी डेफिनेटली खाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स मॉडरेशन में अबाउट 15 ग्राम्स ऑफ घी इज एब्सोल्युटली फाइन ड्यूरिंग द डे। एट द सेम टाइम अगर हमने पंजीरी खाई है या घी के लड्डू खाए हैं तो समवेयर हमको उसको बर्न आउट भी करना चाहिए। बिल्कुल, एक्सरसाइज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब श्वेता, साग आप बिना घी के कैसे खाएंगी बताइए? मक्के की रोटी, सरसों का साग, उसमें तो घी मस्त हो जाएगा। और अदिति, पराठे
पराठे, मक्की की रोटी में और साग में ऊपर से मक्खन डलता है, घी, ये बहुत जरूरी है, लेकिन हमें उतना बर्नआउट भी करना पड़ेगा। चलिए, सर्दी में केवल ठंडी हवाएं ही नहीं चलती हैं, बल्कि कोहरे का साम्राज्य भी फैलने लगता है। तो देश के कई ऐसे हिस्से जहां पर कोहरा है और कोहरे ने तमाम हिस्सों को अपने आगोश में ले लिया है। अब जब कोहरा होता है तो उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, क्यों गीतिका? बिल्कुल, कोहरे का सबसे ज्यादा असर जो है वो आवाजाही पर पड़ता है। सड़क यातायात हो या फिर रेल या हवाई यातायात, कोहरे से सब प्रभावित होते हैं। ऐसे में सुरक्षित सफर के लिए सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी, बठिंडा। उत्तर भारत में कोहरे का नेटवर्क तैयार हो गया है। कड़ाके की ठंड के साथ ही देश के इन हिस्सों को कोहरे की चादर ने खुद में समेट लिया है। चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या यूपी की राजधानी लखनऊ, हर जगह ठंड प्रचंड है। यूपी के कई शहरों में घने कोहरे के चलते रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। पूरब से लेकर पश्चिमी यूपी तक पारा लुढ़क चुका है और सर्दी परवान चढ़ चुकी है। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि हरियाणा और दूसरे राज्यों में भी यही हालत है। घने कोहरे का असर अब शहरों में ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट के दूसरे संसाधनों पर भी दिखा जा रहा है। गाड़ियों की रफ्तार जहां धीमी हो गई है, वहीं दिन में लोग गाड़ियों की लाइट जलाने को मजबूर हो गए हैं। घना कोहरा कई शहरों में हादसों का सबब भी बनता जा रहा है। डेंस फॉग रहेगी तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन पे इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो जो ड्राइव है वो केयरफुली करें, और जो साथ में सीवियर कोल्ड वेव भी रहने की प्रोबेबिलिटी है, तो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जो बाहर की एक्टिविटीज अगर किसी की रहती है तो वो अपना वार्म क्लोथ पहने, और जैसे ठंड है तो पानी भी जो है वो अपने वार्म वाटर जो है वो आप पिए। सिर्फ सड़कों की व्यवस्था ही नहीं, रेलवे की व्यवस्था पर भी कोहरे का असर देखा जा रहा है। कोहरे ने ट्रेन के पहियों पर ब्रेक लगाने शुरू कर दिए हैं। आलम यह है कि कई जगह रेलवे को अपनी ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है या फिर फेरे कम करने पड़े हैं। घने कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि कोहरे का असर विजिबिलिटी पर पड़ता है। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर को 4 घंटे के लिए लागू किया गया है। दरअसल कोहरे के समय फ्लाइट को रनवे खोजने में दिक्कत होती है। ऐसे में एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लागू कर फ्लाइट की लैंडिंग को सुरक्षित बनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि इतने घने कोहरे का मुकाबला किया कैसे जाए, तो इसके लिए कुछ सावधानियों वाले टिप्स भी आपके लिए जानना जरूरी है। बेहतर विजिबिलिटी के लिए गाड़ी के हेडलाइट्स को लो बीम पर रखें, गाड़ी में फॉग लैंप्स को लगवाएं, गैर जरूरी लेन परिवर्तन से बचें, हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल तभी करें जब इमरजेंसी में रुकना हो या अन्य ड्राइवर को अलर्ट करना हो। अपनी कार से आगे चल रहे वाहन से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ट्रैफिक न होने पर भी गाड़ी की स्पीड कम ही रखें। गाड़ी के शीशों पर धुंध को साफ करते रहें। तो आप भी घने कोहरे में इन टिप्स को अपनाकर अपनी यात्रा को सुरक्षित और मंगलमय बना सकते हैं। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज मैत्रेय, जो कि हेड हैं ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी क्यूब एडवाइजर्स के। अनुज जी, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी फॉग शुरू हुई नहीं है, अभी ठंड शुरू हुई नहीं है कि हम अखबारों में, टेलीविजन पे लगातार दिखा रहे हैं एक्सीडेंट्स की खबरें। ऐसे में वो कौन सी प्रमुख बातें हैं जो लोगों को जब वो ड्राइव करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, तो ध्यान रखनी चाहिए? नमस्कार। सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि अगर बहुत जरूरी है तभी घर से निकलें। सबसे जरूरी चीज तो यही है, हम अपने ट्रैवल को अगर अवॉइड कर सकते हैं ऐसे पीक सीजन में और जब डेंस फॉग है तो वो करें। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि सबसे अहम है कि हमारे व्हीकल्स की फिटनेस बिल्कुल प्रॉपर हो, उसके ब्रेक्स ठीक से काम करें, क्योंकि हमारा रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। ऐसे में फॉग लाइट्स काम कर रही हो, सीट बेल्ट, अगर डीफॉगर्स हैं तो वो हम जरूर यूज करें। ये हुआ 4 व्हीलर्स के लिए, और 2 व्हीलर्स के लिए वो हेलमेट जरूर लगाएं। और अगर रिफ्लेक्टिव जैकेट्स या रिफ्लेक्टिव वेस्ट आजकल आते हैं तो अपने जैकेट के ऊपर ऑब्वियसली उनको जैकेट पहनना होगा सर्दी से बचने के लिए, तो उसके ऊपर अगर एक रिफ्लेक्टिव वेस्ट या रिफ्लेक्टिव जैकेट भी पहन सकें तो वो बहुत जरूरी है। एंड बाकी जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं सेफ्टी के, मोबाइल का फोन बिल्कुल ना करें, बिकॉज रिएक्शन टाइम जैसे मैंने कहा बहुत कम हो जाता है। ऐसे में
जब आप लेन जी। चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो उसके इंडिकेटर्स का प्रयोग करें और हेडलाइट्स ऑन रखें, अननेसेसरी गाड़ी को ना रोकें मेन रोड पर। जी अनुज जी आपने कहा कि बहुत जरूरी हो तो ही हम घर से निकले, लेकिन अगर हम रोज ऑफिस जाते हैं, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट है, कोई लेट नाइट शिफ्ट करता है, तो ऐसे में हम जब घर जाते हैं तो हमें काफी कोहरा मिलता है, तो हमें क्या क्या सावधानियां जो बरतनी चाहिए? देखिए, जैसा मैंने अभी बताया कि व्हीकल की फिटनेस बहुत जरूरी है। उसके अलावा जब हम गाड़ी की स्पीड बहुत लिमिटेड रखें, आई थिंक 30-40 किलोमीटर ही बहुत होती है ऐसे में, स्पेशली जैसे आपने कहा कि अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट टाइम में, तो व्हीकल की स्पीड्स को हम लिमिट रखें, व्हीकल्स को लो बीम पर चलाएं। रोड की मार्किंग, जो सड़क पर मार्किंग होती है व्हाइट या येलो कलर की पट्टियां, वो आपकी कोहरे में सबसे बड़ी गाइड होती हैं। आपको आगे नहीं अगर विजिबिलिटी है तो वो आपके लिए एक सबसे बड़ा गाइड होती हैं कोहरे में। कोशिश करिए जो आपके राइट साइड में व्हाइट मार्किंग है उसको आप फॉलो करें। वो इंश्योर करता है कि आप रोड की एज से बाहर नहीं जाएं। बिल्कुल, वो कोहरे में सबसे बड़ा गाइड होता है। बात करते हैं बीएसएफ की महिला ब्रिगेड के नए मोर्चे की, और ये नया मोर्चा है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन इलाका, और इस इलाके में पहली बार महिला ब्रिगेड को तैनात किया गया है। अब ये महिला प्रहरी बांग्लादेश से सटी सीमा की हिफाजत करेंगी। और आपको बता दें कि सुंदरबन का इलाका घने जंगलों और नदियों से घिरा हुआ है, लेकिन महिला ब्रिगेड के चट्टानी जज्बे और इरादे के आगे ये चुनौती बिल्कुल मामूली लगती है। ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल की नई पहचान है। अदम्य हौसले और शक्ति के साथ सीमा की सुरक्षा में अहम जिम्मेदारी निभाती महिला प्रहरी हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और अब बीएसएफ का महिला दस्ता सुंदरबन इलाके में बांग्लादेश से सटी सीमाओं की हिफाजत करता भी नजर आएगा। बीएसएफ ने बड़ा कदम उठाते हुए पहली बार सुंदरबन के दुर्गम इलाकों में महिला प्रहरियों को तैनात किया है। ये इलाका तमाम दुश्वारियों से घिरा है। दलदली जमीन, चारों तरफ घने जंगल, विशालकाय नदियां, लेकिन इनके चट्टानी हौसले और जज्बे के आगे हर चुनौती मामूली है। 7 महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र की निगरानी को बढ़ाने के लिए 3 नए फ्लोटिंग बीपीओ यानी पानी में तैरती सीमा चौकी बीएसएफ को सौंपी थी। और अब बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने 3 और नए फ्लोटिंग बीपीओ गंगा, कृष्णा और साबरमती का उद्घाटन किया है। इन्हीं में से एक गंगा चौकी से सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से महिला प्रहरियों के कंधों पर है। बीएसएफ के इतिहास में ये पहली बार है जब सुंदरबन जैसे कठिन क्षेत्र में सीमा पेट्रोलिंग के लिए महिला प्रहरियों को तैनात किया गया है। फिलहाल इस तैरती चौकी पर महिला प्रहरियों की एक प्लाटून को तैनात किया गया है। महिला जवान यहां पर 24 घंटे पेट्रोलिंग और सीमा की निगरानी करेंगी। पश्चिम बंगाल के उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश की सीमा सैकड़ों किलोमीटर तक फैली है। जाहिर है सुंदरबन क्षेत्र की सुरक्षा बहुत ही चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि इस इलाके में रायमंगल और इच्छामती जैसी कई नदियों के बीच से दोनों देशों की सीमा गुजरती है, जो कि इस क्षेत्र की सीमा सुरक्षा को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। इस क्षेत्र में घुसपैठ और मादक पदार्थों की तस्करी बड़ी समस्या रही है। घने जंगल और चारों ओर पानी से घिरे इस इलाके में स्थायी सीमा चौकी की जगह एक बड़े जहाज को फ्लोटिंग बीपीओ यानी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट में तब्दील कर दिया जाता है। ऐसी ही तैरती चौकियों के जरिए बीएसएफ 24 घंटे इन सीमा क्षेत्रों की निगरानी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली से देहरादून के सुपरफास्ट सफर की। आप दिल्ली से देहरादून की दूरी को अब 2.5 घंटे में नाप सकेंगे, और ये मुमकिन होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जरिए। बिल्कुल, इस एक्सप्रेसवे को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 210 किलोमीटर लंबे एक एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। एक्सप्रेसवे का काम 2024 तक
पूरा हो जाएगा। इस शानदार हाईवे के तैयार होते ही दिल्ली से देहरादून का सफर कम वक्त में बेहद आरामदायक हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें करती नजर आएंगी। अभी दिल्ली से देहरादून जाने में 7 घंटे का वक्त लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हाईवे के बनते ही ये सफर महज 2.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से होगी। दिल्ली से देहरादून फिलहाल अभी 6 से 7 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसे में ये रास्ता महज 2.5 घंटे का रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का रास्ता करावल नगर, शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी से होकर गुजरेगा। ये दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है। ऐसे में इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यहाँ के लोगों को तो फायदा होगा ही, साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में व्यापार के लिहाज से भी ये अपने आप में अद्भुत साबित होने वाला है। इसके बनने से उत्तर पूर्वी दिल्ली को जाम से भी निजात मिलेगी। यही वजह है कि इसे तरक्की का एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। इस शानदार और हरियाली से भरे एक्सप्रेसवे का काम 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। तो एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले 2024 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे। जाहिर है ये एक्सप्रेसवे अपने साथ समृद्धि और विकास की सौगात लेकर आएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इस हाईवे पर 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास होंगे। यहाँ सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे पर लोगों की सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। हर 25 किलोमीटर के दायरे में रेस्टोरेंट, शौचालय और दूसरी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें काफी मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड और दिल्ली के बीच में आवाजाही आसान होने से एक ट्रेड को भी गति मिलेगी। गुड न्यूज ये भी है कि इस एक्सप्रेसवे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का अहम केंद्र होगा। इसका मकसद जंगली जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि वो मुसाफिरों की आवाजाही के बावजूद आसानी से और सहजता से जंगल में अपना जीवन बिता सके। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना का आखिरी भाग राजाजी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। यहीं एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। यहाँ एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड है और कुछ हिस्सा टनल से भी होकर गुजरेगा, ताकि जंगली जानवरों को कोई परेशानी ना हो। करीब 12 किलोमीटर का एक एलिवेटेड सेक्शन भी हम गणेशपुर से देहरादून के बीच में बना रहे हैं, जो कि 6 लेन होगा और इससे जो भी वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। देश में कहीं कोई एक्सप्रेसवे या हाईवे तैयार होता है तो न सिर्फ वहाँ की रफ्तार को पंख लगते हैं, बल्कि उससे सटे इलाकों की तस्वीर भी बदल जाती है। ऐसे में इस परियोजना से यकीनन उत्तराखंड के पर्यटन सेक्टर को नई ऊंचाई हासिल होगी। वरुण सिन्हा, देहरादून, गुड न्यूज टुडे। अर्जेंटीना ने जब से फीफा वर्ल्ड कप जीता है तब से अर्जेंटीना में जश्न का माहौल बरकरार है। कतर से जब अर्जेंटीना की टीम स्वदेश लौटी तो पूरा माहौल ही बदला था। बिल्कुल, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में टीम मेसी का भव्य स्वागत किया गया। सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। मेसी और उनकी टीम ने भी पूरे जोश के साथ इस जश्न में लोगों का साथ दिया। ये जश्न जीत का है। ये स्वागत विश्व विजेता का है। ये उत्सव चैंपियन बनने का है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स अपने चैंपियंस के स्वागत में उमड़ पड़ा। टीम मेसी का ऐसा भव्य स्वागत किया गया कि बस दुनिया देखती ही रह गई। फीफा वर्ल्ड कप जीतकर लौटी टीम जैसे ही विमान से बाहर निकली, फैंस में स्वागत के लिए होड़ लग गई। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी हाथ में वर्ल्ड कप उठाकर चल रहे थे।
अपने विजेताओं को देखने के लिए फैंस पागल हो रहे थे। अपनी टीम के इंतजार में घंटों पहले लोगों ने सड़क पर कब्जा जमा लिया था। जब विश्व विजेता टीम एयरपोर्ट से खुली बस में ट्रॉफी लेकर निकली तो लगा जैसे पूरा अर्जेंटीना ही अपने हीरोज के स्वागत के लिए सड़क पर उतर गया हो। जिस अंदाज में अर्जेंटीना ने फ्रांस पर जीत दर्ज की, उससे पूरे अर्जेंटीना के लोगों में अभी भी जोश और जुनून है, जश्न में डूबा है और ये कई हफ्तों तक जारी भी रहेगा। वजह भी है क्योंकि ये कप अर्जेंटीना के पास 36 साल बाद आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं जम्मू कश्मीर के कालीन भैया से। डरिए नहीं, ये मिर्जापुर वाले कालीन भैया नहीं है जिन्हें देखकर लोग डर जाते हैं। जिस कालीन भैया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उनकी कला लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है और दुनिया भर में लोग उनके मुरीद हैं। बिल्कुल, इसी कला से जम्मू कश्मीर के इन कालीन भैया का नाम है गुलाम अली, जो कुलगाम में रहने वाले हैं और उनके बनाए कालीन दुनिया में कमाल कर रहे हैं। देखिए, गुलाम अली शेख कालीन पर अद्भुत कलाकारी करते हैं। कालीन पर नेताओं की तस्वीरों और नए नए डिजाइनों के साथ गुलाम अली शेख ने हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में मिसाल पेश की है। कश्मीर के श्री गुलाम अली शेख को हस्त निर्मित कालीन शिल्प में इनके योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय पुरस्कार। कहते हैं, जब मजबूत इरादे और बुलंद हौसले हो तो मंजिल आपके कदमों तले होती है। ऐसा ही कुछ करके दिखाया है कुलगाम के गुलाम अली शेख ने, जिन्होंने अपने दम पर कालीन और कारीगरी की दुनिया में नाम कमाया। गुलाम अली शेख कालीन पर शानदार कलाकारी करते हैं। उन्होंने इन धागों को बुनकर पीएम मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, गालिब, इकबाल जैसे हस्तियों की तस्वीरों को कालीन पर बखूबी उतारा है। मैं कारपेट से नया नया डिजाइन बनाता, नया नया। ये प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी, तो ये भी मिर्जा गालिब भी बनाया, एपीजे अब्दुल कलाम भी बनाया, डॉक्टर इकबाल भी बनाया, डबल साइड 1000 नोट भी बनाया और तिरंगा भी बनाया। गुलाम अली शेख को इनकी अद्भुत कलाकारी के लिए इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। गुलाम अली अब यंग जनरेशन को भी ये गुर सिखाने में जुटे हैं। उनके सेंटर पर करीब 10 लड़कियां ट्रेनिंग ले रही हैं और इस कला के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं टॉम क्रूज के उस वीडियो की जो कि इस वक्त सुर्खियों में है। टॉम क्रूज ने अपने फैंस के लिए स्टंट का हैरत अंगेज वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में टॉम कमाल के स्टंट करते हुए दिख रहे हैं। टॉम के चाहने वाले उनके स्टंट पर हैरान और फिदा दोनों हैं। टॉम क्रूज की उम्र अब 60 साल की हो चुकी है, लेकिन जोश और जज्बा आज भी कम नहीं हुआ। वीडियो में टॉम क्रूज पावर पैक्ड एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस एक्शन सीक्वेंस में जब वो हेलीकॉप्टर से कूदे तो देखने वालों की सांसें थम गई। इस छलांग के रोमांच और टॉम क्रूज की शख्सियत में कोई खास अंतर नहीं है। टॉम क्रूज केवल बड़े पर्दे पर खतरों के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि 60 की उम्र में ऐसे खतरों से खेलना उनका शौक है। जिस उम्र में लोग रिटायर होने की तैयारी करते हैं, उस उम्र में टॉम क्रूज ने ऐसे खतरनाक स्टंट के जरिए अपनी नई फिल्म की कहानी और पिछली फिल्म की कामयाबी का जश्न मनाया। इसी साल मई में टॉम की फिल्म टॉप गन मैवरिक रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तहलका मचाया कि कमाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस बार टॉम क्रूज अपनी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 की रिलीज से पहले अपने फैंस को बिहाइंड द सीन लेकर आए हैं और इस बार जो दिखा है उसने सबको दंग कर दिया है। वीडियो में टॉम क्रूज पावर पैक्ड एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस एक्शन सीक्वेंस में जब वो हेलीकॉप्टर से कूदे तो देखने वालों की सांसें थम गईं। टॉम के इस स्टंट को सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा स्टंट बताया जा रहा है।
वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे टॉम क्रूज और उनकी टीम ने सेट पर स्टंट का नया इतिहास रचा है। इस वीडियो में टॉम मोटरसाइकिल से बेस जंप लगाते हैं। इसके अलावा फिल्म में और भी कई खतरनाक स्टंट हैं जिन्हें टॉम क्रूज ने बेखौफ होकर अंजाम दिया है। टॉम की इस नई दिलेरी पर उनके फैंस का दिल आया हुआ है। अब इंतजार टॉम के नए शाहकार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सर्दी बढ़ रही है और बचने का एक ही तरीका है, वो है चाय, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और हमारी चाय में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें फुल तड़का होता है खबरों और बातों का। मसाला चाय वाला मौसम है तो मिस नहीं कीजिएगा इस एक प्याली चाय को। तो कल फिर खबरों के मसाले के साथ मिलेंगे चाय पर चर्चा में। बिल्कुल, आप एक दिन में कितनी भी चाय पी लें, लेकिन ताजगी तो 4 बजे वाली चाय में ही है। तो अभी चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो वक्त वही है, मौसम के हिसाब से वैसे हमने चाय वाला मसाला थोड़ा तेज कर दिया है। खबरों के कड़कपन के साथ कल आपसे मुलाकात होगी 4 बजे।